और मैं उससे कहता हूं यहां, हाँ गिनती उसे आती है, मैं उसे कहता हूं यहां से जयपुर, यहां से जयपुर, या और छोड़ो, मैं उसे कहता हूं यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है, मान लो उसे मैं कहता हूं यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक है, एक ही तो है। लेकिन मैं उस बच्चे से कहूं अरे बेटा 100 सेंटीमीटर, 100, आप समझना, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई जो 1 मीटर है वही 100, लेकिन वो इसलिए चौंक रहा है क्योंकि उसको 100 सुनाई दिया। बोलो हाँ या ना। ये फीलिंग, ये इंटरप्रिटेशन बदल जाता है अगर आपको उसके पीछे की यूनिट समझ में आती हो। ठीक वैसा ही इस चैप्टर में होता है। जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं ऐसे बातें करूंगा, बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन है 1 मोलर का, इसमें हमने 1 मोलर मिला दिया, फिर बेटा ये निकाल लिया, 2 मोलर बचे। आप कहोगे सर क्या हो गया? वो फील, वो इंटरप्रिटेशन पहले सीखना पड़ेगा, और वो इस चैप्टर की भाषा है। जब तक वो भाषा क्लियर नहीं होगी तब तक आप इस चैप्टर के डेप्थ में नहीं जा पाओगे। तो सबसे पहला हमारा काम वही होगा। उसके पहले कहानी शुरू होती है एक छोटे से शब्द से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शब्द से जिसका नाम था मिक्सचर। सर ये मिक्सचर क्या होता है? अरे सो सिंपल, किसी भी दो चीज को मिला दो मिक्सचर है, 3 चीज को मिला दो मिक्सचर है, 4 चीज को मिला दो। जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को रखते हैं उसे ही मिक्सचर कहते हैं। इंटरेस्टिंग ये था, हमारे आसपास जितनी भी चीजें थी, जितने भी मिक्सचर थे, जब उनको क्लासिफाई किया तो 2 प्रकार के पाए गए। कुछ को बोला गया होमोजीनियस और कुछ को बोला गया हेट्रोजीनियस। एक बच्चा कहता है सर होमोजीनियस तो मैंने बचपन से सुना है, हेट्रोजीनियस भी मैंने बचपन से सुना है, लेकिन सर आखिर ये होता क्या है? व्हाट इज द फील ऑफ होमोजीनियस? आप किसे होमोजीनियस कहते हो सर? होमोजीनियस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हैं, वो अपने सेम फेज में होना। फेज नहीं, सेम फेज। सेम मतलब एक जैसा, एक जैसा क्या होना चाहिए? फेज। और अगर वो हेट्रोजीनियस है तो हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट फेज। बोलो हाँ या ना। अगर आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फेज को समझना पड़ेगा। ये जान के हैरान हो जाओगे 98% बच्चों को फेज और फिजिकल स्टेट दोनों सेम नजर आता है, लेकिन दोनों सेम नहीं, दोनों में एक शब्द होता है फिजिकल स्टेट, एक शब्द होता है फेज, एक शब्द होता है फिजिकल स्टेट और एक शब्द होता है फेज। दोनों अलग अलग शब्द हैं। सर फिजिकल स्टेट क्या है? आपने बचपन से सुना होगा किसी भी मैटर के 3 फिजिकल स्टेट है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। हालांकि बचपन में तो 4-5 पढ़ाते थे, वो बोस आइंस्टाइन कंडेंस ऐसा सुना होगा, लेकिन अपने सिलेबस में नीट के लिए कितने फिजिकल स्टेट हैं? 3, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। एनसीईआरटी कितने लिखती है? 3। प्रकृति में कौन कैसा पाया जाएगा? प्रकृति में कौन कैसा पाया, वही उसका फिजिकल स्टेट का है। ये कुर्सी कैसे दिख रही है, सॉलिड के लिक्विड? मैं कहूंगा इसका फिजिकल स्टेट है सॉलिड। जरा हाथ में चीनी लो, चीनी का फिजिकल स्टेट कैसा है? अच्छा मुझे दो बातें चाहिए, जब मैं कहूं हाथ में कुछ लो तो लेना है और सामने बॉटल इमेजिन करना है। सामने बॉटल, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना था, एक बॉटल खरीद लेना आज जाके। हाँ नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे बॉटल चाहिए क्लास में, चलेगा? चलिए हाथ में चीनी लो। अब ये जो चीनी है मुझे बताओ ये सॉलिड है कि लिक्विड है? और आपने इसे पानी में मिलाया, मिला दिया। जैसे आपने इसे पानी में मिलाया और मिला के घोल दिया तो बताओ जो पूरा का पूरा सिस्टम नजर आ रहा, जो पूरा का पूरा बॉटल के अंदर मसाला नजर आ रहा, वो लिक्विड नजर आ रहा कि सॉलिड? लेकिन चीनी कैसा था? लेकिन पानी के अंदर कैसा नजर आ रहा? वो सॉलिड था। तो क्या लिक्विड बन गया है? वो लिक्विड बना नहीं है। चीनी को लिक्विड बनना है तो चीनी को पिघलना पड़ेगा, चीनी को पिघलना है तो कभी तवे में रख के दिखा, तब चीनी पिघली हुई नजर आती है। पानी में मिलने से चीनी पिघलती, पानी में मिलने से चीनी घुलती है, पानी में मिलने से चीनी। लेकिन चीनी नजर कैसा आ रहा है? सॉलिड नजर आ रहा कि लिक्विड? वो चीनी जो सॉलिड थी पानी में जाने के बाद लिक्विड नजर आने लग, कैसा पाया जाता था ये उसका फिजिकल स्टेट है, लेकिन कैसा नजर आता है ये उसका। चीनी कैसे नजर आ रही है, सॉलिड की लिक्विड? तो मैं कहूंगा चीनी का फिजिकल स्टेट है सॉलिड और मैं कहूंगा चीनी का फेज है लिक्विड। बोलो डन। यानी फेज और फिजिकल स्टेट सेम है कि अलग है? अलग। पहले एक शब्द लिखना, ये यहां तक लिख लिया था राइट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट फेज, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट फेज। जैसा नजर आएगा, जैसा नजर आएगा फेज कहलाएगा। जैसा नजर आएगा फेज कह
लाएगा। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर अगर मेरी आंखें खराब है तो जैसा नजर आएगा, फेज कह। अगर आंखें खराब हैं उसके लिए फिर डेफिनेशन समझने वाली बात नहीं है। अरे हेलो, जब आप किसी चीज को समझा रहे हो तो उसके पीछे का assumption है कि आपके सारे कॉमन सेंस काम कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अब आप ऐसी बातें करो, सर ये क्या बात है, जैसा नजर आएगा, मुझे उल्टा पुल्टा नजर आता है, फिर उसके लिए डेफिनेशन नहीं। जैसा नजर, आवाज प्रॉपर आ रही क्या? जैसा नजर आएगा, फेज कह। और अगर मैं कहूं फिजिकल स्टेट तो क्या कहोगे? जैसा नेचर में पाया जाएगा। लिखना, जैसा नेचर में पाया जाएगा, जैसा नेचर में पाया जाएगा वही फिजिकल स्टेट कहलाएगा, वही फिजिकल स्टेट कहलाएगा। जैसा नेचर में पाया जाएगा वही फिजिकल स्टेट कहलाएगा। तो अगर आपसे मैं कहता हूं प्यारे बच्चों होमोजीनियस क्या है, तो आप कहोगे सर होमोजीनियस का मतलब है सेम फेज। फेज मतलब जैसा नजर आएगा, सेम फेज मतलब एक जैसा नजर। जब एक जैसा नजर आए कह देना सेम फेज, अलग अलग नजर आए कह देना। एक जैसा नजर आए तो कह देना, अलग अलग नजर आए तो कह देना। पानी में रेत मिलाओ, क्या रेत और पानी अलग नजर आता है? उसे कहोगे डिफरेंट फेज। पानी में ऑयल मिलाओ, ऑयल और पानी सेम नजर आता है। पानी में चीनी मिलाओ, पानी में नमक मिलाओ, पानी में इथेनॉल मिलाओ। इथेनॉल पानी, अरे हाँ या ना? पानी में अगर आपने इथेनॉल मिलाया, इथेनॉल और पानी का सोल्यूशन बनाया तो भी तो पूरा लिक्विड नजर आएगा। एक जैसा नजर आएगा तो सेम फेज कहलाएगा, अलग अलग नजर आएगा तो डिफरेंट। बोलो डन। अब हमारे सामने दो तरह के मिक्सचर थे, कुछ को बोला गया होमोजीनियस और कुछ को बोला गया हेट्रोजीनियस। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसे आप सेम फेज कहते हो, वो सेम फेज क्यों होता है? वो सेम फेज इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। जब पानी में चीनी को तुमने घोल दिया, वो जो चीनी के बड़े बड़े, आवाज नहीं आ रही यार, पानी में जब तुमने चीनी को घोल दिया तो वो चीनी के जो बड़े बड़े दाने थे वो छोटे होके कितने हो गए? 1 नैनोमीटर से छोटे। रुको जरा, क्या आप 1 नैनोमीटर समझते हैं? आपकी आंखें क्या रंगों को देख पाती हैं? वो रंगों को जो देख पाती हैं दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर। आपने ऐसा बचपन में पढ़ा होगा कि जो विबग्योर होता है, वॉयलेट, अरे सुना है कि नहीं सुना? इंद्रधनुष में 7 रंग विबग्योर, हाँ या ना? हमारी आंखों को वही 7 नजर आते हैं। भगवान ने हमारी संरचना ऐसी बनाई है, वो 7 जो नजर आते हैं उनका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से। बोलो हाँ या ना? यानी हमारी आंखों को जो नजर आएगा वो 400 700 नजर आएगा, लेकिन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो चुका है, अब वो नजर आने वाला, क्योंकि वो नजर नहीं आता इसीलिए हमें एक जैसा नजर आता है, और जब एक जैसा नजर आता वही सेम फेज का है। बोलो डन। क्या आपने पानी में रेत को मिलाया? जब पानी में रेत को मिलाया तो रेत के पार्टिकल नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, वो 400 700 नैनोमीटर से भी बड़े हैं। बोलो हाँ या ना? यस बेटा। एक बच्चे ने कहा सर अगर पानी में हम लिक्विड ऑयल मिलाते हैं तो सर दोनों का फेज तो सेम है, दोनों का फेज सेम है, लेकिन दोनों सेपरेट नजर आ रहे हैं, और दोनों सेपरेट नजर आते हुए हैं तो मैं कहूंगा वो हेट्रोजीनियस है। कैसे हैं? उस बच्चे का शायद डाउट यह है कि सर दोनों ही तो लिक्विड है, दोनों ही तो, मगर दोनों लिक्विड में, थोड़ा आवाज बढ़ाना यार, हल्का सा काम करवाया था किसी ने? दोनों, क्या कह रहा था मैं, हाँ दोनों लिक्विड जरूर हैं, लेकिन क्या दोनों लिक्विड आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं? और अगर दोनों लिक्विड में सेपरेशन हो रहा है, अलग अलग नजर आ रहे हैं, आप उनको सेम फेज नहीं कहेंगे। इसीलिए मैंने कहा जब एक जैसा नजर आने का मतलब केवल यहां पे फिजिकल स्टेट एक जैसा नहीं, हल्का कम ज्यादा, एक जैसा नजर आने का मतलब है कि यू कैन नॉट सेपरेट द सर्फेसेस। आप दोनों के सरफेस में अंतर नहीं बता पाओगे। जब दोनों के सरफेस में अंतर नहीं बता पाओगे, केवल वही सेम फेस का है। समझाता हूं, क्या ये मार्कर है? क्या सबको मार्कर दिख रहा? क्या ये बॉटल है? क्या सबको बॉटल दिख रहा?
अब बताओ, मार्कर और बॉटल दोनों को मैं एक साथ रख दूं, दोनों अलग अलग नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? क्योंकि दोनों के सरफेस अलग नजर आ रहे हैं। अरे हेलो। लेकिन अगर मैंने इस मार्कर को किसी तरीके से अंदर घोल दिया होता और अंदर घुल गया होता तो मुझे मार्कर समझ में ना आता, मतलब मुझे मार्कर का सरफेस नजर नहीं आ रहा। वो चीज जब उसके अंदर कहीं ना कहीं मिक्सअप हो चुकी है, हमें उसका सरफेस समझ में नहीं आएगा, केवल वही हमें क्या कहलाएगा? होमोजीनियस, यानी कि सेम फेस। और सरल भाषा में, सरफेस में अंतर ना पता चले, सरफेस में अंतर, वही सेम फेज क्या है? सरफेस तो समझते हो ना? सरफेस मतलब सतह, बोलो हाँ या ना? और जब हमें सरफेस में अंतर पता चलेगा, वही कहलाएगा डिफरेंट फेज। चलेगा? आखिर क्यों कोई सेम फेज हो जाता है? क्योंकि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाता है। अरे हाँ या ना? और क्यों कोई हेट्रोजीनियस होता है? तो हेट्रोजीनियस होने का कारण होगा कि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा। लिखते चलिएगा। अब अगर कोई मिक्सचर हेट्रोजीनियस है तो उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे, वो पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होगा, और यहां पे भी दो क्लास बनाई गई। अगर कभी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आया, और अगर कभी पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा आया, तो दोनों का नाम अलग रखा। 1 से 1000 वाले का नाम रखा कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या नाम रखा? कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर कभी पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा हुआ, इसका नाम रखा सस्पेंशन। क्या नाम रखा? यानी बच्चा ऐसे समझे कि जो मिक्सचर है आपके लिए एक सिंपल मिक्सचर है, लेकिन सही मायने में उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को बोला होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक को बोला कोलाइडल सॉल्यूशन, एक को बोला सस्पेंशन। आप जान के हैरान होंगे, ये जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, जहां पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, उसे कई बार हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। उसे हम कई बार ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। उसे हम कई बार ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो बच्चा सबसे पहले दिमाग में 3 नाम सेट कर ले। एक नाम सर ने बोला ट्रू सॉल्यूशन, एक नाम सर ने बोला कोलाइडल सॉल्यूशन, एक नाम सर ने बोला सस्पेंशन। ये सब के सब नाम रखे गए थे पार्टिकल साइज के बेसिस पे। अगर कभी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो उसे ट्रू सॉल्यूशन बोला जाने लगा। अगर कभी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है तो उसमें भी दो क्लास बनाए गए, एक को कोलाइडल बोला जाने लगा और एक को सस्पेंशन। आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन, इन तीनों को पढ़ने लगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है। हम केवल इस चैप्टर में एक ही चीज को पढ़ेंगे जिसका क्या नाम होगा? ट्रू सॉल्यूशन। बोलो बेटा। एक बच्चे ने कहा, सर अगर हम पानी में इंक मिला रहे हैं और जब तक हमें इंक नजर अलग आ रहा है तो बताओ उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम मानेंगे हेट्रोजीनियस। और आगे चल के पढ़ोगे आप कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है इंक और पानी। आता हूं धीरे धीरे, पहले शब्दों को सुनिए। क्या आपके सामने 3 शब्द क्लियर हैं? सबसे पहला शब्द ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द। अब इन तीनों को फील करते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर है कि 1 से छोटा? तो ये आपकी आंखों को नजर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर पार्टिकल का साइज 1 से 1000 के बीच में है तो ये नजर आएगा नहीं आएगा? अरे 1 से 1000 के बीच में ही 400 से 700 आता है। अरे बोलो ना यार। मुझे बताओ, यहां पे धूल के कण है कि नहीं है? अभी नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? लेकिन जैसे ही यहां से हल्का सा होल कर दो और धूप आने लगे, उस धूप के आने से वो जो छोटे छोटे धूल के कण है वो भी नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो साइज है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में है। जैसे लाइट उन पे गिरती है, आपने फिजिक्स में सुना होगा स्कैटरिंग होता है, और स्कैटरिंग होने से आपकी आंखों को नजर आने लग। लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये अभी स्कैटरिंग नहीं हो रहा, लेकिन जैसे वो लाइट गिरती है स्कैटरिंग होगा और वो आंखों को नजर आने लग। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये कभी भी नजर आने वाला, लेकिन ये नजर आ सकता और ये भी नजर आ सकता।
जब पानी में इंक मिलाओगे तो आप ऐसा पढ़ते हो, ऐसा सीखोगे आगे चल के कि जो इंक पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो बहुत छोटे भी नहीं, वो बहुत। अगर आप कभी पानी में स्याही मिला दो और पानी को ऐसे लाइट में देखो तो स्याही के छोटे छोटे कण नजर आएंगे। ये वही वाली बात है कि स्कैटरिंग होगा तो नजर आने लगे। जब कभी किसी के कण नजर आने लगे, जब कभी किसी का सरफेस नजर आने लगे, तो कह देना वो हेट्रोजीनियस है, और अंतर समझ में ना आए तो कह देना होमो। बोलो डन। सारी बातों की एक बात, सरफेस में अंतर ना पता चले, सरफेस में अंतर क्या बोलोगे? क्या उसी का मतलब है सेम फेज? फेज अलग है, फिजिकल स्टेट जैसा नेचर में पाया वो उसका फिजिकल स्टेट क्या है, और जैसा हमारी आंखों को नजर वो उसका फेज क्या है। एक जैसा नजर आएगा तो सेम फेज, अलग अलग नजर आएगा तो डिफरेंट फेज। एक जैसा नजर तब आता है जब पार्टिकल का साइज एक से छोटा हो जाता है। बोलो डन। हमारे आसपास जितने भी ट्रू सॉल्यूशन है, अब हमारा जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, वो सस्पेंशन नहीं है, वो कौन है? आपने जिस चैप्टर का नाम लिखा था सॉल्यूशन, यहां तक लिख लिया? आपने जिस चैप्टर का नाम लिखा था सॉल्यूशन, मैं आप सबको बता दूं कई बार वो जो सॉल्यूशन होता है, वो जो सॉल्यूशन होता है उसे हम मार्केट में ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बोलो चलेगा? तो आप क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन की ट्रू सॉल्यूशन की दोनों एक ही चीज है। लिखते चलना, सॉल्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। तो अगर कोई मुझसे कहे सॉल्यूशन होता क्या है, अगर कोई मुझसे कहे कि सॉल्यूशन होता क्या है, तो एक लाइन में कहूंगा, बताओ सॉल्यूशन होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस? ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस? कोलाइडल सॉल्यूशन होमो है कि हेट्रो? सस्पेंशन होमो है कि हेट्रो? सस्पेंशन मतलब बड़े बड़े कण मिला दिए, रेत के कण मिला दो सस्पेंशन, अरे चलेगा। मुझे बताओ सॉल्यूशन होमो है कि हेट्रो? कैसा है? तो अंतर समझ में आएगा कि नहीं आएगा? लिखिएगा, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। solution is homogeneous mixture. Solution is homogeneous mixture of two or more than two non-reacting substances, of two or more than two non-reacting substances, of two or more than two non-reacting substances। दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर है वही कहलाता है सॉल्यूशन। आओ एक एक शब्द का ऑपरेशन करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? सबका ध्यान फिर से बोर्ड पे। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या उसका नाम ट्रू सॉल्यूशन है? क्या वो होमोजीनियस है? क्या सेम फेज है? क्या सरफेस में अंतर समझ में आएगा? क्या पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है? उसमें दो है कि दो से ज्यादा? दो भी हैं और दो से, टू और मोर देन टू, टू और दो या दो से, वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर पानी में चीनी मिलाओगे तो बताओ ये मीठा होगा कि खट्टा? पानी में नमक मिला दो, खट्टा नमकीन बोलते हैं बेटा उसको, हाँ या ना? है। पानी में चीनी मिलाए तो कैसा होगा? पानी में नमक मिला दो तो चलेगा। अब पानी में जरा चीनी भी मिला दो और पानी में जरा नमक भी मिला दो, अब बताओ चीनी और नमक की आपस में रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? हो गई रिएक्शन, अंदर नम चीनी बन गया। चीनी और नमक की रिएक्शन हो गई, चीनी प्लस नमक गिव नम चीनी, ऐसा? तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, चीनी और नमक की रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? अब अंदर नमकीनपन भी है और अंदर मिठास भी है, मतलब चीनी का भी गुण है और नमकीन का नहीं बेटा, नमक का, हाँ या ना? अरे यस और नो? जब कभी सॉल्यूशन बनाओगे तो जिस चीज को मिलाओगे उनकी आपस में रिएक्शन नहीं होनी। अगर रिएक्शन हो गई, सुनना, मैं नहीं कह रहा हूं रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं अगर रिएक्शन हो गई, अगर रिएक्शन, तो सॉल्यूशन तुमने चीनी और नमक का बनाया था, लेकिन रिएक्शन हो गई तो सॉल्यूशन चीनी और नमक का नहीं, सॉल्यूशन नम चीनी का। तो या तो तुम्हें सत्य पता हो कि बन क्या रहा है, और सत्य नहीं पता है तो फिर यह कह देना कि रिएक्शन नहीं होनी। और समझाता हूं, इमेजिन करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में मेरे पास है AgNO3, कौन है?
अरे मान लो ये है मेरे पास एक सॉल्यूशन, इसमें हमने मिलाया AgNO3 मान लो, फिर मैंने लिया एक दूसरा सॉल्यूशन मान लो, इसमें हमने मिलाया NaCl मान लो। अब ये किसका सॉल्यूशन है? तो मुझे पता है ये मिलेगा इसके अंदर, ये किसका सॉल्यूशन है? लेकिन आपने दोनों को मिला दिया और दोनों को मिला के एक नया सॉल्यूशन बना दिया, तो बताओ अंदर AgNO3 और NaCl पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और दोनों की रिएक्शन से AgCl बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप तो सोच रहे थे मैंने ये और ये मिलाया, लेकिन सच में सॉल्यूशन इसका और इसका है कि किसी और का है? तो जब रिएक्शन होगी, जब रिएक्शन, तो जो नया कंपोनेंट बने वो अब सॉल्यूशन उसका बनेगा, जो तुम मिला रहे हो उसका सॉल्यूशन। बोलो डन। इसीलिए कहा जाता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट, बशर्ते वो आपस में रिएक्शन नहीं करना, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? अगर रिएक्शन करेगा तो सर सॉल्यूशन किसी तीसरी चीज का बन जाएगा, और क्या पता ना भी बने, क्या पता AgCl का PPT बन जाए। अरे बोलो यार। तो आप सोच रहे थे मैं तो मिला रहा हूं सॉल्यूशन बनेगा, नीचे कुछ पत्थर पत्थर जैसा जमने लग गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर कभी सॉल्यूशन में होंगे दो कंपोनेंट, क्या होंगे? दो कंपोनेंट मतलब कितने पदार्थ? दो पदार्थ नहीं, दो तरह के पदार्थ, वरना आप कहोगे दो ही होने चाहिए सर, एक एक पदार्थ दो पदार्थ, जैसे पानी और नमक, कितने पदार्थ? तो अब इसका मतलब ही नहीं एक पानी एक नमक है, इसका मतलब एक पदार्थ कौन है? पानी, और एक पदार्थ कौन है? नमक। अगर कभी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो अगर कभी कंपोनेंट तीन हो गए तो बोलो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं टर्नरी। क्या बोलते हैं? अब मुझसे झगड़ा मत करना, ट्राइनरी क्यों नहीं बोलते बेटा? नहीं बोलते है ना, जो बनाने वाले थे उन्होंने ये नाम रखा। बोलो ठीक है। तो जरा दिमाग लगाओ, अगर चार है तो क्या बोलोगे? वेरी गुड, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलना। तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं उसके बेसिस पे उनका नाम रखा जाता है। अगर दो कंपोनेंट है तो उसे बाइनरी कहते हैं, अगर तीन है तो उसे टर्नरी कहते हैं, अगर चार है तो उसे क्वाटर्नरी कहते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमारा जो सिलेबस है, आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमारा जो सिलेबस है वो केवल 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 समझते हो बेटा? वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बाइनरी। क्या बात है सर, मतलब हमारे सॉल्यूशन में कुल कितने कंपोनेंट होंगे? दो, या तो पानी और चीनी होगा, या तो पानी और नमक होगा। पानी के साथ चीनी नमक दोनों साथ साथ नहीं होगा। अरे हेलो, हम दो ही कंपोनेंट लेके पढ़ रहे हैं, क्या ये सबको क्लियर है? अगर कोई सॉल्यूशन होगा, क्या बोला सर ने? अगर कोई सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होगा तो उसमें कंपोनेंट होंगे, बोलो हाँ या ना? अगर सॉल्यूशन दो है कंपोनेंट से तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हमारा सिलेबस बाइनरी है कि टर्नरी? अगर कोई सॉल्यूशन होगा, बढ़ू आगे, अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, बोलो हाँ या ना? स्लाइड बदलूंगा, बदल दूं? अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, कोई घुला होगा तो किसी में घुला होगा। क्या बोला सर ने? कोई तो किसी में जो घुलता है। क्या बोला सर ने? उसको बोलोगे जिसमें घुलता है, उसको बोलोगे। यानी मैं कह दूं अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें एक सॉल्यूट होगा और एक, क्या मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूट का मतलब है जो घुलता है, और सॉल्वेंट का मतलब है जिसमें, लिखते चलो, सॉल्यूट जो घुलता है, जो घुलता है, सॉल्वेंट जिसमें घुलता है। सर इंग्लिश में लिख लूं क्या? जिसमें घुलता है। अगर इंग्लिश में लिखने का मन है तो मैं सॉल्यूट को बोलूंगा विच डिसॉल्व, जो घुलता है, और सॉल्वेंट को बोलूंगा इन विच डिसॉल्व, सॉल्वेंट को बोलूंगा इन विच डिसॉल्व। कोई घुल रहा है, किसी में घुल रहा है, और जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में रंग जाता है। क्या बोला सर ने? जो जिसमें उसी के रंग में। कोई घुलता है तो किसी में घुलता है। क्या चीनी पानी में घुलती है कि पानी चीनी में घुलती है? कैसे जाने? जो जिसमें घुलता है। क्या बोला सर ने? उसी के रंग में रंग। अगर चीनी पानी में घुली है तो पूरा का पूरा सिस्टम पानी जैसा नजर आया कि चीनी जैसा?
मतलब कौन घुल गया, किस में घुल गया, तभी तो सब पानी जैसा नजर, अरे बोलो ना, अगर पानी चीनी में घुली होती तो सब चीनी चीनी नजर आता। जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में रंगता है। एक होगा सॉल्यूट और एक होगा, आज से एक नियम होगा मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे चैप्टर का, मैं जब भी कहूंगा सॉल्वेंट, क्या कहूंगा, उसे लिखूंगा ए, क्या लिखूंगा, और जब भी कहूंगा सॉल्यूट उसे लिखूंगा बी। ए फॉर एप्पल नहीं बेटा, सॉल्वेंट। ए फॉर बी फॉर, चलेगा। आज से अपनी अंग्रेजी के अल्फाबेट को बदल लेना, ए फॉर एप्पल नहीं बोलना, ए फॉर, बोलो डन। कई बार जब एनसीईआरटी लिखेगा तो वो कैपिटल लेटर से लिख देगा। अगर कभी कैपिटल लेटर से लिख दे तो समझ जाना वो सॉल्वेंट की तरफ इशारा कर रहा, अगर स्मॉल लेटर से लिख दे तो समझ जाना वो सॉल्यूट की तरफ इशारा कर रहा। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स इमेजिन मैंने आपके सामने लिखा डब्लू, क्या लिखा, क्या ये डब्लू का मतलब वर्क है, नहीं, क्या है ये, वेट, क्या है, क्या है, तो अगर मैं लिख दूं छोटा डब्लू, ये छोटा डब्लू, मैं कैसे मानूं छोटा सा, अब बताओ ये छोटा है कि नहीं है, क्या ये छोटा डब्लू है, अगर ये छोटा डब्लू है तो आप इसे सॉल्यूट का मानोगे कि सॉल्वेंट का, जब भी स्मॉल लेटर से लिखूंगा तो क्या मानोगे, सॉल्यूट, और जब भी कैपिटल लेटर क्या मानोगे, सॉल्वेंट। तो वो बोलेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा, अच्छा छोटा डब्लू मतलब ये सॉल्यूट का है, बड़ा डब्लू मतलब ये, बोलो डन। कई बार ऐसे छोटा बड़ा लिखेगा तो कई बार ऐसे लिख देगा डब्लू बी डब्लू ए फॉर सॉल्वेंट, कोई दिक्कत नहीं, 4 लेक्चर लगते हैं सीखने में, ए फॉर बी फॉर, है ना, ए फॉर, कुछ तो लास्ट तक सीखते पर सीख जाओगे, ए फॉर बी फॉर, चलेगा। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो समझ जाना सर ऊपर वाला है वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे वाला है वेट ऑफ सॉल्वेंट। कहीं नहीं, ये भाषा है, हम लोग जब सिंबॉलिक फॉर्म का यूज करेंगे तो पता होना चाहिए, ठीक है साहब। तो अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट होगा तो कोई सॉल्वेंट होगा, कोई घुला होगा तो किसी में, एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, सर आप कहते हो कोई घुलता है और किसी में, मैं कैसे जानूं कौन घुलता है, और ये कहना तो आसान है कि चीनी को पानी में मिलाया, चीनी पानी में घुल गई, सर क्या पता पानी घुल रही हो, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं जानूं तो जानूं कैसे, बोलो हाँ या ना, क्या आप जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आओ खेले पहचान कौन, क्या खेले, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर, याद करो बेटा, ए फॉर बी फॉर, मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचाने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने के कुछ रूल्स हैं, आओ पहले उन रूल्स की बातें करते हैं, बढ़ूं आगे। अगर कोई सॉल्यूशन होगा, शुरू से अभी तक सारी कहानी याद है कि नहीं याद है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है कि नहीं है, होमो है कि हेट्रो, सेम फेज की डिफरेंट फेज, सेम फेज, फेज और फिजिकल स्टेट सेम है कि अलग है, एक जैसा नजर आएगा वही सेम फेज क्या है, अलग अलग नजर आएगा वही डिफरेंट फेज क्या है। बेहतरीन, मुझे बताओ हमारा सिलेबस 2 कंपोनेंट का है कि 3 का, 2 को क्या बोलते हो, लेकिन नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा, बोलो हाँ या ना। अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो उसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, कोई घुला होगा तो किसी में घुला होगा। आओ जाने कौन घुलता है किसमें, कैसे पहचाने, पहचानोगे क्या। मैं जो सिखाने वाला हूं ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल नहीं आता है ना आएगा, ये जो टॉपिक सिखा रहा हूं, लेकिन तब भी सिखा रहे, ये वही वाली बात है कि आपसे, आप गए अपने गांव दिवाली में, कहां गए, अरे मान लो आपका गांव घर जहां भी है गए, वहां आपके गांव के पुराने बुजुर्ग लोग मिले और उन्होंने आपसे पूछा देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री कौन है, आपने कहा है, नहीं यहाँ नहीं बताना वहां बताना, ठीक, आपने कहा हाँ ये क्या है, बोले क्या कोटा में पढ़ते हो तुम, यही पढ़ के आए हो कोटा में, है ये भी नहीं पता तुमको। अच्छा कई बार आपसे वैसे सवाल पूछेंगे, ग्लास लिया पानी मिलाऊंगा तो बोलो क्या होगा, आपके कंटेंट को चेक करेंगे, है ना, और नहीं जवाब दे पाओगे तो कहेंगे ये पढ़ते हो तुम, क्या पढ़ते हो कोटा में, कैसे होगा, हेलो। अब कौन उनको समझाए, आप कैसे उनको बताएं, अरे फाइनेंस मिनिस्टर सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं जवाब दो तो क्या लगता है कि तुम क्या पढ़ते हो,
कुछ चीजें एजुकेशन के साथ बेसिक होती है। अरे हेलो, उनका आपसे सिलेबस के कोई वास्ता, लेकिन वो नहीं पता तो आपके एजुकेशन पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये वही वाली बात है कि हम एक से एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमें ये भी ना पता कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो हमारी पढ़ाई किसी काम की। इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, इतना तो जानो भाई कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। सीखना चाहोगे? तो प्यारे बच्चों आइए समझते हैं कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट। उसमें लिखिएगा केस नंबर 1। पहले एक बार सारे केस समझते हैं फिर कंक्लूड करते हैं, ठीक? लिखना केस नंबर 1। व्हेन व्हेन बोथ when both component when both component have same physical state, when both component have same physical state, when both component have same physical state। अगर दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तो हम कैसे बताएं कौन सॉल्यूट है और कौन। तो प्यारे बच्चों अगर कभी दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताने का रूल चलता है, रूल चलता है अमाउंट का। किसका रूल? किसका रूल? और रूल होता है अमाउंट होगा ज्यादा, अमाउंट होगा, उसे बोलोगे सॉल्वेंट। बोलो डन। तो जरा दिमाग लगाना और बोलना, अगर अमाउंट होगा कम तो क्या बोलोगे? मैं आप सबको बता दूं, जब मैं अमाउंट कह रहा हूं तो मेरा अमाउंट शब्द से मतलब क्या है? अमाउंट शब्द से मेरा मतलब वेट नहीं है। आपको बता दूं केमिस्ट्री की दुनिया में एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल। क्या होता है? मैं कह रहा हूं अमाउंट होगा ज्यादा तो वही होगा सॉल्वेंट, अमाउंट होगा कम तो वो होगा सॉल्व। तो मैं ये कहना चाहता हूं मोल होगा ज्यादा तो वो होगा सॉल्वेंट, मोल होगा कम तो वो होगा सॉल्यूट। अमाउंट का मतलब यहां मोल से है। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ, बस एक छोटा सा कह दो कि एक्सपेरिमेंटल अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि अगर कभी सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके लिए अमाउंट का मतलब तो केवल केवल मोल है, लेकिन अगर सब्सटेंस लिक्विड या गैस है तो उसके लिए अमाउंट का मतलब मोल भी है, वॉल्यूम भी है। मैं अपने शब्दों को रिपीट करता हूं, यहां अमाउंट का मतलब वेट नहीं है, यहां अमाउंट का मतलब मोल है, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड या गैस हो जाता है तो वहां पे अमाउंट का मतलब वॉल्यूम भी है, मोल भी है। आओ एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। सर आप हमें सिखा क्या रहे हो? आओ पहचाने कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का मात्र अमाउंट का रूल नहीं है। बच्चों से कहता हूं सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है, वो कहते हैं सर जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। गलत। ये तब रूल चलता है जब दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होना। पानी और इथेनॉल क्या दोनों लिक्विड हैं? अरे बोलो ना यार। पानी और हनी क्या दोनों लिक्विड हैं? दोनों लिक्विड हैं, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तो ये रूल चलेगा, नहीं तो फिर ये रूल भी चलने वाला। फिर क्या चलेगा बताता हूं, पहले ये तो समझो। आओ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, दे दूं क्या? अरे दे दूं क्या? लिखो जरा 100 ml पानी, 100 ml पानी प्लस साथ में 10 ml इथेनॉल, 10 ml इथेनॉल। बोलो कौन है ए कौन है बी? पहले बताओ दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है कि नहीं है? अब ये मत कहना ये नहीं पता कि इथेनॉल लिक्विड होता है कि नहीं होता है। यार इथेनॉल तो लिक्विड है, हाँ या ना? मुझे बताओ क्या दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है? मुझे बताओ क्या दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है? मुझे बताओ क्या रूल अमाउंट का चलेगा? मुझे बताओ जिसका अमाउंट ज्यादा वो क्या होगा? क्या लिक्विड के लिए अमाउंट का मतलब वॉल्यूम भी होता है? क्या मैं सीधे वॉल्यूम से बता दूं चलेगा? इसका वॉल्यूम कितना है 100, उसका कितना है 10, यानी ये होगा हमारा सॉल्वेंट, वो होगा ए फॉर। इसे कह दूं ए, इसे कह दूं बी, बोलो डन और नॉट? मजा अब नहीं अब आएगा। लिखना जरा अगला एग्जांपल। अगले एग्जांपल में आपके सामने हमने लिया 100 ml इथेनॉल, 100 ml इथेनॉल प्लस 10 ml पानी। 100 ml इथेनॉल प्लस 10 ml पानी। अब इथेनॉल कितना ml है और पानी कितना है? बताओ दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है कि नहीं है? बोलो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसे क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। क्या मैं इथेनॉल को कह दूं सॉल्वेंट? क्या पानी कह दूं सॉल्यूट? एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? रूल से तो आंसर आया लेकिन मुझे फील नहीं आया, लेकिन मुझे फील।
फील करना चाहते हैं? चलो 100 ml की जगह 500 ml इथेनॉल ले लो। 500 ml इथेनॉल ले लिया, अब उसमें 10 ml पानी मिलाओ, तो बताओ पूरा का पूरा सिस्टम इथेनॉल जैसा नजर आएगा कि पानी जैसा? कोई घुलता है किसी में घुलता है, जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में रंगता है। अगर पानी इथेनॉल में घुला होता तो पूरा पानी नजर आता, पानी इथेनॉल में घुला होता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने पानी कितना ml लिया था? 10 ml। फील चाहिए मेरे भाई। और इथेनॉल कितना था? 500। क्या पूरा का पूरा सिस्टम इथेनॉल नजर आया है? यानी कौन किस में समाया है? पानी इथेनॉल में समाया है, तभी तो सब इथेनॉल जैसा नजर आया है। अरे बोलो ना। अब पानी ले लो 500 ml, इथेनॉल ले लो 10 ml। क्या इथेनॉल को पानी में मिलाओगे? कोई घुलेगा किसी में, जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में। इथेनॉल पानी में घुला है, थोड़ा फील करना मेरे शब्दों के साथ। आंख बंद कर लो चाहे तो, बंद करो आंख, आपको फील ही नहीं आता, बंद कर लो आंख। कर लिया? अब मिलाना जो बोलूं, ठीक? इथेनॉल लो 10 ml, पानी लो 500 ml, इथेनॉल को पानी में मिलाओ, बोलो पूरा कैसा नजर आ रहा? बेटा आप भी फील करो, कैसा नजर आ रहा? तो कौन किस में घुल गया? पानी में घुल गया, क्योंकि जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में। तो बोलो ना, ज्यादा देरी फिर कर, आंखें भी खोलना है, हाँ या ना? चलो ये तो अमाउंट का रूल हुआ, उससे हमने विजुलाइज भी कर लिया, यस और नो। लेकिन ये रूल तभी चलेगा जब दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होना। लिखिएगा केस नंबर 2 है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? सब होगा, सुनते तो चलो क्या क्या होगा। लिखो जरा केस नंबर 2। आप जहां सोचना बंद करते हैं, मैं उसके आगे भी सोचना शुरू करता हूं। समझ पा रहे हैं क्या? तो हाँ, टेंशन नहीं ले, सब आएगा। अरे लिखते रहो, मुझे पता आप क्या सोचो, सब आएगा। लिखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2, when both when both have different physical state, when both have different physical state, अगर दोनों का फिजिकल स्टेट अलग हो जाए, फिर हम कैसे बताएं कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट? अगर दोनों का फिजिकल स्टेट अलग है तो फिर प्यारे बच्चों रूल अमाउंट का नहीं चलता, फिर रूल अमाउंट का नहीं चलता, फिर रूल चलता है फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन का। किसका रूल चलता है? क्या मतलब है इस रूल का? इस रूल का मतलब यह है, जैसा सॉल्यूशन होगा, लिख लो, जैसा सॉल्यूशन होगा वैसा, जैसा सॉल्यूशन होगा वैसा सॉल्वेंट होगा, जैसा सॉल्यूशन होगा वैसा सॉल्वेंट होगा, और दूसरा वाला और दूसरा वाला सॉल्यूट होगा, दूसरा वाला सॉल्यूट होगा, दूसरा वाला सॉल्यूट होगा। अब आप यहां अमाउंट का रूल नहीं लगाओगे, अब आप यहां रूल लगाओगे फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन का। एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने 10 ग्राम ग्लूकोज ले लिया मान लो, और आपने 100 ml पानी ले लिया मान लो। अब जरा ग्लूकोज को पानी में घोलो, घोलो बेटा। यार घोलते नहीं, आधे लोग फील नहीं करते। एक बॉटल होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास में सबके पास। ठीक, ग्लूकोज घोलो पानी में। जब ग्लूकोज को पानी में घोला तो पूरा का पूरा कैसा नजर आ रहा है? पानी के। कौन किस में घुल गया? और पानी के रंग में, तभी तो पूरा पानी पानी नजर आएगा। यानी पानी हमेरा हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट। और ग्लूकोज कौन होगा? सॉल्वेंट। बोलो डन। यानी प्यारे बच्चों कह दूं मैं, जो ग्लूकोज है क्या वो हमारा बी है? जो पानी है क्या वो हमारा ए है? अगर समझ पाए हो तो क्या वो वाला सवाल पूछ लूं मैं आपसे? वो वाला पूछ लूं? लिखो 100 kg नमक, 100 kg नमक प्लस 1 ml पानी, 100 kg नमक प्लस 1 ml पानी। बोलो कौन होगा ए, कौन होगा बी? लगाओ अमाउंट का रूल लगाओ। कौन होगा ए, कौन होगा बी? क्या सॉल्ट होगा ए, सॉल्ट होगा ए, पानी होगा बी? बोलो डन। और आपका जवाब गलत है।
और आपका जवाब एक व्यक्ति था, या कह दूं मैं एक स्पीसीज है, उसका नाम है टाइगर। इंसानों के नाम होते हैं, ठीक नहीं होते क्या? बाकी आप समझदार हैं, आप अपने आप साफ सोचिए। तो एक व्यक्ति है, स्पीसीज है, उसका नाम है टाइगर। क्या नाम है? वो नीट का पेपर देने गया, पास ही नहीं हुआ। वो सिलेक्शन थ्योरी पढ़ के गया, पास ही नहीं हुआ। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि इंसान ही नहीं था। समझना मेरी बात को। अब आप उसके लिए रूल लगाओ तो क्या वो रूल एप्लीकेबल होंगे? वो रूल किसके लिए बनाए गए थे? जो पीसीबी पढ़ा होना। सिलेक्शन थ्योरी याद है ना? अरे बोलो ना यार। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने कहा साहब 100 किलो नमक है, 1 ml पानी है, दोनों को मिला के बताओ कौन ए कौन बी है। अरे मेरे लाला, अगर कोई सॉल्यूशन होगा, क्या बोला सर ने? अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो ही कोई सॉल्यूट होगा, तो ही कोई सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन बना ही नहीं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की चर्चा ही नहीं। नहीं समझे? अब ये वही वाली बात, आपने ले लिए लाल कंचे पीले कंचे, कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट? अरे लाला, कंचे नहीं घुलते, कंचे समझते हैं। हर चीज घुलती, और जब हर चीज घुलती नहीं, हर चीज सोल्यूशन बनती नहीं, तो हर चीज में ए और बी बताना सही भी नहीं। ये थोड़ी कुछ भी मिला, कैमरा पंखा कौन है ए कौन है बी, सर बड़ा है पंखा, ऐसे थोड़ी है। जब तक सोल्यूशन बनेगा नहीं, तब तक ए और बी की कोई चर्चा ही नहीं। इज दिस क्लियर? लिख ले जरा। सोल्यूशन बना ही नहीं, सोल्यूशन बना ही नहीं, सोल्यूशन बना ही नहीं, ए और बी की बात ही नहीं। क्या ये सबको क्लियर है? एक बच्चा बड़ी ध्यान से मेरी बातों को सुन रहा था, वो कहता है सर। क्या कहता है? अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तो ये करेंगे, अलग है तो ये करेंगे। अगर मान लो ऐसा हो, अगर मान लो, हमने कहा कैसा हो, लिख लिया है? लिखिएगा केस नंबर 3। केस नंबर 3, बढ़ू आगे। केस नंबर 3, व्हेन, केस नंबर 3, व्हेन वन कंपोनेंट, व्हेन वन कंपोनेंट, when one component is water, and case 1 and case 2 not applicable. When one component is water and case 1 case 2 not applicable. अगर एक कंपोनेंट पानी है और केस 1 केस 2 अप्लीकेबल नहीं होता, फिर क्या करें? तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबको एक रोचक तथ्य बताता हूं, बता दूं क्या? यह पानी होता है जो हर किसी को अपने रंग में रंग लेता है। नहाना है तो पानी, खाना है तो, कपड़े धुलना है तो, बर्तन धुलना है तो, मुंह धुलना है तो, हर चीज को घोलने की क्षमता कौन रखता है? पानी। क्योंकि पानी को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? ऐसा गुण सबके अंदर नहीं है, ऐसा गुण पानी के अंदर है, और उसके पीछे कारण है पानी बहुत ज्यादा पोलर है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है। आसपास जितने भी लिक्विड अवेलेबल हैं और फ्री में अवेलेबल है पानी, उनमें सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है? पानी का। ये पानी है जो हर किसी को अपने रंग में रंग लेता है। कई बार आपको भी तो घरों में कहा जाता है तुम्हें कोटा का पानी लग गया क्या? अरे हाँ या ना? पानी है जो हर किसी को अपने रंग में रंग लेता है, क्योंकि पानी है कैसा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा सच में होता है। पानी का भी अपना कहीं ना कहीं कोई गुण होता है, हाँ या ना? तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक कंपोनेंट पानी हो जाए, केस नंबर 1 केस नंबर 2 ना लग पाए, तो आपको याद रखना है हमारा जो पानी है वही सॉल्वेंट माना। लिखना, वाटर विल बी सॉल्वेंट, वाटर विल बी सॉल्वेंट, वाटर विल बी सॉल्वेंट। तो बताओ सॉल्वेंट कौन होगा? पानी। क्यों होगा? बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सर क्या मतलब है यूनिवर्सल सॉल्वेंट को? हर चीज को घोल देता है। सर क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। सर ये क्या होता है? अभी इसके फील पे मत जाओ, बस इतना मान लेना कि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो लगभग किसके करीब है? 81 के। और ये जितने भी लिक्विड अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज्यादा है। बोलो डन। बस इतना। ये क्या होता है सर?
फिर अपन टॉपिक से अलग हो जाएंगे, इसका नंबर आएगा जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां समझेंगे व्हाट इज द फील ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बस इतना मान लो, अगर सुनना ही है, जानना है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी लिक्विड के पोलर नेचर को बताता है। किसको बताता है? तो लिख लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलर नेचर को बताता है, पोलर नेचर को बताता है। बोलो चलेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका है? पानी का, और लगभग कितना? 81। यही कारण है अगर कभी केस नंबर 1 केस नंबर 2 नहीं लग पाएगा तो सॉल्वेंट पानी ही माना। आओ एक छोटे से सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। आपके सामने है 10 ml पानी और 10 ml इथेनॉल। जरा हर बच्चा बोर्ड पे ध्यान दे। बोलो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम है? बोलो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम है? बोलो क्या दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है? लेकिन केस नंबर 1 चलेगा कि नहीं चलेगा? केस नंबर 1 अमाउंट का रूल है, और वो रूल ये कहता है जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन अब दोनों का अमाउंट सेम है कि नहीं है? अब कौन होगा सॉल्वेंट और कौन होगा सॉल्यूट? पानी होगा सॉल्वेंट, इथेनॉल होगा सॉल्यूट। बोलो डन। जब एक कंपोनेंट पानी होगा, केस नंबर 1 केस नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा, उस केस में पानी ही सॉल्वेंट माना। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर अगर पानी ना होगा तो फिर क्या होगा? अरे हेलो, अगर पानी ना होगा, पानी होगा, 1 और 2 अप्लाई ना होगा तो पानी होगा, लेकिन अगर पानी ना होगा तो फिर क्या होगा? अरे हेलो, अगर कभी ऐसा एग्जामिनर सवाल बना दे, वैसा बनाएगा नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा बना दे तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, इफ बोथ कंपोनेंट, इफ बोथ कंपोनेंट, if both component, if both component, क्या लिख रहे थे? if both component are different from water, if both component are different from water and both have same amount, and both have same amount, then liquid, then liquid having, then liquid having high dielectric constant, then liquid having high dielectric constant will be solvent. Liquid having high dielectric constant will be solvent. चलेगा? तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक भी कंपोनेंट पानी ना हो और आपसे पूछे कि कौन है ए और कौन है बी, तो आप कहेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वही सॉल्वेंट माना। आओ कहानी को समेटते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन होगा शुरू से, अगर कोई सॉल्यूशन, तो बताओ वो होमो है कि हेट्रो, सेम की डिफरेंट? जितने कंपोनेंट होंगे उसी के बेसिस पे सॉल्यूशन का नाम रखा। क्या हमारा सॉल्यूशन बाइनरी है? क्या उसमें एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा? कोई घुलेगा तो किसी में, जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में। क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने के 3 रूल हैं? एक बार रिवाइज करिए, मैं तुरंत आ रहा हूं, कल के जैसे आ रहा हूं।
क्या बातें कर रहे थे? स्कूल वाली फील आ रही होगी, है ना? माँ साहब छोड़ के चले जाते थे। शरारती हो आप लोग हैं। क्या क्या लिख लिया आपने? अच्छा, तो बात चल रही थी सॉल्यूशन की। अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट होगा, कोई सॉल्वेंट होगा। अब सवाल यह है कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना भी हमने सीख लिया। अब ये बताओ सर, सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाओ। एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा, कोई लिखेगा नहीं प्लीज, बोर्ड पे आना। एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा, हाँ या ना? मैं आपके सामने कुछ एक एग्जाम्पल लिखूंगा और ये हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है और ये हमें याद करने पड़ेंगे। इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं, ये हमें याद करने पड़ेंगे। कैसे, मैं थोड़ा फील कराता हूं, सुनिएगा। सॉल्वेंट मतलब किसमें घुल रहा, सॉल्यूट मतलब कौन, जिसमें घुल रहा है वो गैस हो सकता है। बोलो भाई, क्या गैसेस गैसेस आपस में घुलती नहीं है? क्या जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड नहीं हो सकता? क्या जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड नहीं हो सकता? बिल्कुल, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो, अब इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, ठीक है? अगर सॉल्वेंट है गैस, कौन है? तो मुझे बताओ, क्या सॉल्यूट गैस हो सकता है? बोलो ना यार। अगर सॉल्वेंट गैस है तो क्या सॉल्यूट गैस हो सकता है? क्या सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, हर चीज हर किसी में घुल सकती है, बस आपको सोचना है कौन किस में घुल रहा है। आओ मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। एक तरफ मैंने लिखा है सॉल्यूट और एक तरफ मैंने लिखा है सॉल्वेंट। अच्छा, मजे की बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पानी में चीनी मिलाते हैं, पानी में क्या मिला रहे हैं, तो मुझे बताओ आप उसे क्या बोलोगे, लिक्विड सॉल्यूशन बोलोगे कि सॉलिड सॉल्यूशन? पानी में चीनी मिलाओगे तो क्या बोलोगे? और पानी में नमक मिलाओगे तो? और गैस में गैस मिलाओगे तो? सॉल्यूशन का नाम हमेशा सॉल्वेंट के नाम पे रखा जाएगा। सॉल्यूशन का नाम हमेशा, क्या इनमें सॉल्वेंट गैस है? मतलब इसको बोलूंगा मैं गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा? क्या नीचे वालों का सॉल्वेंट लिक्विड है? मतलब इसको बोलूंगा मैं, क्या नीचे वाले का सॉल्वेंट सॉलिड है? इसको बोलूंगा मैं। ये यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब मान लेते हैं, थोड़ा फील करना, सबका ध्यान बोर्ड पे। मान लो सॉल्वेंट कौन है, गैस। तो क्या सॉल्यूट गैस हो सकता है? क्या सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है? क्या सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है? मजे की बात यह है कि सॉल्यूट भी लिक्विड गैस हो सकता है, सॉल्वेंट भी लिक्विड गैस हो। हमें ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं, हमें ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं जो इन सभी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करना, थोड़ा फील करना, ठीक है? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, गैस और गैस की बात करते हैं, तो आप सभी इमेजिन करो एक नाइट्रोजन गैस है, इमेजिन करो, और उसमें ऑक्सीजन गैस को मिला दो, मिला दो। तो बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर मिला देते हो और मैं आपको दिखाऊं यहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अंतर, पता चलेगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सॉल्यूशन होमो है कि नहीं है? बोलो भाई। यानी मैं कह सकता हूं सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट गैस है। एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है O2 प्लस N2, बोलो हाँ या ना? ऐसे ही जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ, ये सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना? मैंने गैस में लिक्विड को मिलाया, गैस में, तो गैस ले लो, अब लिक्विड को मिलाना है, मगर शर्त यह है कि लिक्विड का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा रखना है। 1 नैनोमीटर से, तो आपने सुना होगा ओस की बूंदे, समझते हैं? लेकिन ओस के पहले वो जो कोहरा होता है ना, उसमें जो पानी ही तो होता है। वो पानी के पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा है, तभी अगर कभी धूप गिरती है तो सफेद सफेद नजर आता है। बोलो ना यार। अब जरा उससे भी छोटा कर दो, अगर उससे भी छोटा आप किसी माध्यम से गर्म करके कर पाते हैं, तो अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड हवा में है, मैं कहूंगा ये हवा और लिक्विड का सॉल्यूशन है। अरे हेलो, जैसे कि इस बच्चे ने, आजकल कहते हैं बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, कहते हो ना, बहुत ज्यादा उमस है। उमस है क्या, हवा में लिक्विड ही तो मिला है। अरे बोलो भाई। तो ये भी अपने आप में सॉल्यूशन, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि आप नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म को मिलाइए। किसको मिलाइए? सबने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है? वो जो, हाँ या ना? क्या नहीं समझे? हाँ या ना? उसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, हाँ या ना? तो समझ जाते हो आप लोग, हैं? मूवी देखते हैं आप लोग काफी, है? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन को मिला दे, इसे हम लोग कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, लिक्विड, और सॉल्वेंट कौन है, गैस। अब ऐसे सॉलिड और गैस सोचते हैं, ठीक? सोचे क्या? कोई सॉलिड सोचो, कोई गैस सोचो। किसके पार्टिकल? धूल के पार्टिकल का साइज बड़ा है। आपको बताऊं, मैं कैम्फर का नाम सुना है? कपूर, कपूर, नॉट अबाउट फैमिली, वो कपूर, है ना?
अगर मैं कपूर की बात कर, यस और नो, अगर मैं कपूर की बात करूं तो कपूर आपको पता हो कि अगर कहीं रख देते हो तो उसकी खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है वो उड़ के हवा में आते हैं और वो फिर आपकी नाकों तक आते हैं, हाँ या ना? तो अगर आप कैम्फर को थोड़ा गर्म करो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो हवा में मिल जाएंगे और आपको कपूर की खुशबू समझ में आएगी, लेकिन आपको कपूर नजर नहीं आएगा, मगर उसके पार्टिकल कैसे थे? सॉलिड। तो इसीलिए मैं कहूंगा वो जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड और गैस का है। तो एनसीईआरटी लिखता है गैस और सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल इसमें लिखता है वो कैम्फर प्लस एनी गैस, मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन गैस, चलेगा? अब थोड़ा इमेजिन करते हैं, लिक्विड और गैस को सोचते हैं, लिक्विड और गैस का एग्जांपल, सॉल्वेंट लिक्विड लो, फील करना पड़ेगा यार, बेटा बेटा फील कर लो वरना आएगा फिर कहोगे सर ये कैसे मुझे याद ही नहीं होता। लिक्विड लो, इसमें गैस मिलाना है, कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें गैस और लिक्विड का है सॉल्यूशन? कोल्ड ड्रिंक, क्या बात है, इसे केमिस्ट्री में कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, वैसे तो सोडा वाटर बोलते हैं, केमिस्ट्री दुनिया में बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर, क्या बोलते हैं? और अगर कई बार अच्छे होटलों में चले जाओ तो उनको बोलना पड़ता है क्या, वो कार्बोनेटेड वाटर, समझ जाते हैं वो लोग, है ना? वैसे तो अपने है भैया सोडा वाटर ले आ जाना है, लेकिन वहां पे उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर, राइट? तो अगर आप पानी में मतलब लिक्विड में गैस मिलाते हैं, जिसका मैं एग्जांपल लिख देता हूं CO2 प्लस वाटर, या तो कहो मैं लिख देता हूं कार्बोनेटेड वाटर, चलेगा? अरे ये भी क्यों लिखना यार, क्या मछली जल में रहती है? तो मछली जल में जब रहती है तो क्या मछली ऑक्सीजन गैस इनहेल करती है? तो ऑक्सीजन पानी में घुली है तभी तो इनहेल करती है। अरे बोलो ना। चलते हैं अगले में, लिक्विड और लिक्विड, ये तो कोई भी बता देगा, लिक्विड और लिक्विड बोलो क्या? इथेनॉल प्लस पानी, हाँ या ना? अभी बता ही रहे थे, डिस्कस ही कर रहे थे, यस और नो? अरे यस और नो? अब जो सोचते हैं थोड़ा कठिन है, सॉलिड को लिक्विड मिलाओ, सॉलिड को लिक्विड मिलाओ, आधे कह रहे आइस को पानी मिलाओ, वाह रे। अरे लाला चीनी ले लो, नमक ले लो, ग्लूकोज ले लो, ये तो ले ही सकते हो ना, ये तो सबसे कॉमन है यार, सॉलिड को लिक्विड, ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है दुनिया का, हाँ या ना? बोलो बेटा, आपने क्या मिलाया पानी में बेटा? क्या मिला रहे हो? मत मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं कह दूं ग्लूकोज प्लस वाटर अपने आप में लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल है? ये मुझे नहीं बताना था, अब जो बताना है शायद वही मुझे याद कराना है, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के 2 सवाल भी इन्हीं तीनों से रिलेटेड है और शायद वही 2 सवाल की तैयारी करा रहा हूं। आओ चलते हैं सॉलिड और गैस में। आपने सॉल्वेंट क्या लिया और सॉलिड क्या है? मतलब मुझे ऐसा सोचना है कि हमने सॉलिड में गैस को मिलाना है, सॉलिड में, तो सॉलिड में गैस को मिलाना है, तो कैसे मिलाएं, कैसे मिलाएं? सॉलिड हो गैस हो और गैस मिले सॉलिड में, तो सॉल्वेंट तो सॉलिड है, और सर कहते हैं जो घुलता है जिसमें घुलता है उसी के रंग में, तो अगर सॉलिड में गैस घुलेगी तो पूरा का पूरा सॉलिड जैसा ही नजर आना, क्योंकि गैस नजर आया फिर तो गैस सॉल्वेंट हो जाएगा, हाँ या ना? जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में रंगता है, अगर गैस को आप सॉलिड में मिला रहे हो तो पूरा का पूरा सिस्टम सॉलिड ही नजर आना। एनसीईआरटी एग्जांपल लेता है, एनसीईआरटी एग्जांपल लेता है हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम का, हाइड्रोजन प्लस, शायद आप सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी होगी या पढ़ोगे, जब आप यहाँ पे रिडक्शन कराते हो और लेते हो लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम प्लेटिनम, अभी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है? आओ थोड़ा समझते हैं, इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, उसी को समझा रहा हूं, ये है मेरे पास पैलेडियम, पैलेडियम एक मेटल है, पता आपको? जैसे प्लैटिनम है, जैसे पैलेडियम है, हेलो? अब ये जो मेटल होता है ये डी ब्लॉक का मेटल है, किसका मेटल है? अब डी ब्लॉक का जो मेटल होता है, आप जानते हो या जानोगे आगे पढ़ के कि इनके अंदर होते हैं छोटी छोटी ऐसी जगह, उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड, क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। तो जैसे यहाँ पे आप हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस आती है, इनके सरफेस पे ऐसे ही फिट हो, और इस प्रकार से हाइड्रोजन और पैलेडियम का यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन जाता है, गैसेज उस सॉलिड के अंदर मिल गई हैं, घुल गई हैं, सब सॉलिड सॉलिड जैसा नजर आता है, लेकिन फिर भी अंदर गैस पाई जाती है। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन। ठीक उसी प्रकार से लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं, जरा सोडियम मेटल लो, सोडियम सॉलिड होता है कि लिक्विड है? और मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, आप कभी सोडियम और लिक्विड का यूट्यूब में वीडियो देखना, कई सारे एक्सपेरिमेंटल वीडियो दिख जाएंगे, यूट्यूब मत देखना, सॉरी, ठीक? सोडियम और मर्क्यूरी अगर हम लेते हैं, पहले मैंने बोला देखना, फिर मैं कहा मत देखना, समझ पा रहे हो क्या? अगर आप सोडियम और मर्क्यूरी लेते हैं तो सोडियम मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिक्विड होता है और सोडियम सॉलिड होता है, और दोनों के मिक्सचर से बनता है अमलगम, क्या बनता है? अगर कभी अमेलगम देखोगे तो ना पूर्ण रूप से लिक्विड होता है ना पूर्ण रूप से सॉलिड होता है, थोड़ा सेमी सॉलिड जैसा होगा, टूथपेस्ट जैसा होगा। हेलो, ये किसका एग्जांपल हो चुका है? सॉलिड और लिक्विड का।
वैसे सॉलिड सॉलिड का जो एग्जांपल है, जो आपके एनसीईआरटी का सवाल है, आओ ये सोचते हैं, गोल्ड समझते हैं, एलॉय, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हो जो एनसीईआरटी में लिखा है, क्या सब गोल्ड को समझते हैं? आपको पता हो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार जो होते हैं, वो बेसिकली जब भी गोल्ड पे काम करते हैं, गोल्ड को पिघलाते हैं। गोल्ड को पिघलाया जा सकता है। और अगर उस पिघले हुए गोल्ड में आप कॉपर मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए? तो कॉपर और गोल्ड का जो सॉल्यूशन बनता है, उसमें दोनों ही कंपोनेंट सॉलिड होते हैं, इसी सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। चलेगा? तो लास्ट का जो एग्जांपल है, जो अपनी एनसीईआरटी में लिखा है, मैं लिख देता हूं, कॉपर प्लस गोल्ड। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, सारे याद कर पाओ तो बात ही क्या है। और अगर सारे नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, अगर, तो अपनी जो एनसीईआरटी में है, ये लास्ट के 3, ये तो हमें पानी जैसे याद होने चाहिए। बोलो ठीक है। सर क्या आप ये कहना चाहते हैं इसे रट लो? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। थोड़ा थोड़ा फील कर लो, इमेजिन कर लो, तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है सर, थोड़ा सा हमने थ्योरेटिकल बातें करी। यार आप लोगों का रिजल्ट आ गया, सुनने में आया। आप नहीं बता रहे हो? मंडे को तो बहुत उछल रहे थे, अभी नहीं आया सर, अभी नहीं आया। हम्म। है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सॉलिड उसे मानते हैं जो मुझे सॉलिड नजर आ रहा है। आपको समझना है कि चीनी अगर सॉलिड है, और आप चीनी का एक बड़ा सा ब्लॉक ले, वो भी सॉलिड है, और छोटा करे वो भी सॉलिड है, और छोटा करे वो भी सॉलिड है, और छोटा करे वो भी सॉलिड है, और छोटा करे, 1000 साल तक छोटा करते रहे वो भी सॉलिड ही रहेगा। नहीं समझे? सॉलिड आप किसे मान रहे हो? जो आपको ऐसे बढ़िया बड़ा सा नजर आ रहा है वो सॉलिड है? सॉलिड की परिभाषा क्या थी? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, उन पायदानों पे जो खड़ा है उसे सॉलिड कहा जा रहा है। छू के नहीं, हाँ कड़ा है सर सॉलिड है, ऐसा थोड़ी, वो सॉलिड नहीं है। तो अगर आप चीनी का एक ब्लॉक ले, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? या नमक के आजकल वो जो बेचते हैं बड़े बड़े, ऐसे कट 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 1000 साल तक कट, अंत में इतना छोटा होगा, और छोटा जिसे आप देख ना पाओ, वो भी सॉलिड पार्टिकल ही कहलाएगा। कैम्फर के अंदर गुण है हवा में उड़ने का, हवा में उड़ा है, लेकिन जो कैम्फर के पार्टिकल है वो आज भी सॉलिड के ही पार्टिकल है, जिनका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, कुछ कह रहे हैं, ऐसी कुछ बातें कर रहे होंगे ये लोग, अपने काम का नहीं था। हर बात हमारे काम की नहीं है। स्टेनलेस स्टील हो सकता है, CO2 मिलाते हैं इसलिए। आयरन में जब कार्बन मिला के उसे स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, तो वहां से CO2 को रिमूव करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन का बात हो रही है, सॉल्यूशन के लिए पार्टिकल को वहां घुलना होगा, है ना? आप उस मेथड से बना रहे हो, तो मेथड के बनाने से एग्जांपल नहीं होगा। जब तक घुलेगी तो सॉल्यूशन नहीं बोल पाओगे, घुलना जरूरी है। कॉपर और गोल्ड को घोला है तो सॉल्यूशन बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी वहां कॉपर रख दो वहां गोल्ड है देखो सॉल्यूशन, ऐसा नहीं। घोलो, घोल बने। सॉल्यूशन को हिंदी में घोल भी कहते हैं, पता? घोल मतलब क्या? दोनों बिल्कुल मिल चुके हैं। इज दिस क्लियर? अब यहां से हम आते हैं चैप्टर की तरफ। ये थोड़ा थ्योरेटिकल बातें हो गई, है ना? एक एक लाइन वाले सवाल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आओ कहानी समेटते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन होगा, क्या बोला सर ने? तो उसमें एक सॉल्यूट होगा और एक, कोई किसी में, जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में। अरे हमारे चैप्टर का नाम क्या है? गलत, गलत, गलत। लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? गलत। हमारे चैप्टर का नाम है एक्वस
बाइनरी सॉल्यूशन। और सही कहना है तो कह दो एक्वस बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन। क्या आपको हमारे चैप्टर का नाम क्लियर है? ये अभी आधा नाम है जितना पढ़ा उसमें, ठीक। हम दुनिया के सारे सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे, जान गए ऐसा ऐसा होता है, लेकिन हम केवल एक ट्रू सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं जिसमें कितने कंपोनेंट हैं, बाइनरी, और जाने अनजाने में एक कंपोनेंट हमेशा कौन है, पानी। कुछ न बोला जाएगा तो हमारे सिलेबस में सॉल्वेंट हमेशा पानी ही माना। अब मुझसे मत कहना आगे चल के सर आपने सॉल्वेंट बोला नहीं, नहीं बोलूंगा तो क्या मान लोगे, पानी। हमारे चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, एक्वस बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन। और अभी ये आधा ही चैप्टर का नाम है, अभी पूरा नाम ये भी नहीं है, चलेगा। कहीं लिखना साइड में स्टार बना के, इफ इन अवर सिलेबस, if in our syllabus solvent is not specified, if in our syllabus solvent is not specified, solvent is not specified, then it will be, then it will be, then it will be treated as water, then it will be treated as water, then it will be treated as water। आइए फिर से बोर्ड पे शुरू से, अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, बोलो बच्चों, कोई घुला होगा तो किसी में, हर सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा और हर सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा और कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, क्या बोला सर ने? अब अगर सॉल्यूशन को पढ़ना चाहते हैं तो ये भी समझना पड़ेगा उसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। अगर कोई सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, यानी कि हर सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का अपना, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? कितना, कितना, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं बार बार कंसंट्रेशन को पूरा न लिख के केवल इतना लिख दूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? किसी भी सॉल्यूशन में, लिखो एक लाइन, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन है। दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो, जब आप कंसंट्रेशन कहते हैं तो आप जमाने को यह बताना चाहते हैं उसमें कितना सॉल्यूट है और कितना, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट होगा कम। क्या बोला सर ने? तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? और सॉल्यूट होगा ज्यादा तो क्या बोलोगे? मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी कंसंट्रेशन हो जाए कम, क्या हो जाए? लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मतलब कौन कम है? आपसे कम कि मुझसे कम? सॉल्वेंट की तुलना में, सॉल्वेंट की। अगर कभी लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है यानी सॉल्यूट कम है, और अगर सॉल्यूट कम है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? इन द सेम वे अगर कभी हाई कंसंट्रेशन है यानी कि सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, अरे बोलो, और अगर कभी सॉल्यूट ज्यादा है तो प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो भाषा का प्रयोग होगा, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। आगे चल के हम ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी चीज पढ़ेंगे,
मैं बार बार कहूंगा इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन कम है, तो बच्चे को फील आए कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, कंसंट्रेशन कम है मतलब सॉल्यूट। क्या ये क्लियर है? अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा, कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है ये बताने का नाम ही कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन को मेजर करने की होंगी यूनिट। क्या होंगी? जैसे दूरी को नापने की यूनिट है, जैसे लेंथ को नापने की यूनिट है, जैसे वेट को नापने की, अरे बोलो ना यार, वैसे ही कंसंट्रेशन को नापने की भी। लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। बताओ कंसंट्रेशन की यूनिट से क्या नापोगे? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सब बोर्ड पे लिखा है, किसी को देख के पढ़ना है बस। फिर से बोलो, कंसंट्रेशन को नापने की क्या यूनिट होंगी? जैसे लेंथ की है यूनिट, जैसे वेट की है यूनिट, वैसे कंसंट्रेशन की भी। कंसंट्रेशन यूनिट से क्या नापोगे? कंसंट्रेशन किसका? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन। पूछ लो अपने आप से, क्या कंसंट्रेशन यूनिट होंगी? जैसे दूरी की है यूनिट, जैसे मास की है यूनिट, वैसे कंसंट्रेशन की भी है। बोलो, क्या यूनिट से कंसंट्रेशन नापोगे? किसका? क्या नापोगे? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन। बोलो डन। प्यारे बच्चों, आओ छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ले लें क्या? मान लो 1 लीटर पानी है, मान लो, मान लो। वैसे 1 लीटर है कि नहीं है? 1 लीटर फुल होगा तब ना होगा यार। मान लो 1 लीटर है। अब इसमें आपने 3 चम्मच चीनी मिलाया, मिला दो। कितने चम्मच? मिला दिया। और घोल दो। चम्मच नहीं मिलाना, चम्मच चीनी मिलाना, राइट? चम्मच चीनी घोल दिया। अब जब आपने 3 चम्मच चीनी घोल दिया तो मैंने कहा बेटा इसका कंसंट्रेशन क्या है? इसका कंसंट्रेशन, तो आपने कहा सर इसका कंसंट्रेशन है 3 चम्मच पर लीटर। क्या बोला आपने? अरे मान लो, और हमने इस कंसंट्रेशन यूनिट का नाम रखा चमचालिटी। चमचालिटी नहीं रख सकते क्या? अपनी दुनिया है भाई, सब चमचालिटी। क्या नाम रखा? तो हमने इस कंसंट्रेशन यूनिट का नाम रखा, अच्छा इंग्लिश में लिखूं, स्पूनैलिटी है। अरे हाँ या ना? नहीं समझ पा रहे? अब मान लो एक बच्चे को चम्मच नहीं पसंद है, वो चुटकी मिलाता है। 1 चुटकी चीनी, 2 चुटकी चीनी, 3 चुटकी 1 लीटर में, हाँ या ना? तो मुझसे क्या बोलेगा? सर 3 चुटकी चीनी पर लीटर। क्या बोलेगा? 3 चुटकी चीनी पर लीटर। और इस कंसंट्रेशन का हमने नाम रखा चुटकैलिटी। हाँ या ना? चम्मच था तो, चुटकी था तो, अच्छा सबसे बड़ा चम्मच होता है, उसके बाद चुटकी, उसके बाद चिटकी भी होता है। बोलते ना 1 चिटकी नमक डालिए। अगर कभी आपने कुकिंग वाले वीडियो देखे हो, आप क्या देखोगे, खैर अगर कभी आपने कुकिंग वाले वीडियो देखे तो उसमें आता चिटकी, है ना? 1 चिटकी नमक मिलाइए, 1 चिटकी अजवाइन मिलाइए, जो भी है। खैर कहने का मतलब क्या है, अगर आप चिटकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिटकी। तो चिटकी इज स्मॉलर देन चुटकी। अरे हाँ या ना? 3 चिटकी नमक, क्या बोला आपने? तो क्या बोलोगे? 3 चिटकी पर लीटर। हाँ या ना? तो अब हमारे पास कंसंट्रेशन की 3 यूनिट आ गई, चमचालिटी, चुटकैलिटी, चिटकैलिटी। बोलो। अब मैं कहता हूं, थोड़ा फील करना, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो। मैंने कहा बेटा इसकी चमचालिटी है, सॉरी इंग्लिश में स्पूनैलिटी है ना, बेटा इसकी चमचालिटी है 2। कितनी है? अच्छा चमचालिटी 2 है। फील बोलो, 2 चम्मच पर लीटर, हाँ या ना? चमचालिटी समझ में आती है, चुटकैलिटी समझ में आती है। वैसे ही आपको अब केमिस्ट्री की दुनिया में आना है। केमिस्ट्री वालों को चम्मच चुटकी नहीं पता था, उनको पता था मोल। क्या पता था? तो नाम रखा मोलैरिटी। क्या नाम रखा? किसी ने कहा मोलैरिटी, किसी ने कहा नॉर्मैलिटी, किसी ने कहा मोलैलिटी, किसी ने कहा फॉर्मेलिटी। है यही, कभी चम्मच कभी चुटकी कभी चिटकी। बस केमिस्ट्री की दुनिया है तो कुछ टेक्निकल वर्ड केमिस्ट्री होंगे, बोलो हाँ या ना? हर सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन होता है, जैसे बताऊं वैसे सीखिएगा। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कितना, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। और यूनिट में सबसे पहली यूनिट जो आप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोलैरिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल। लिखो जरा, मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। एक लाइन लिखें। मैं बच्चों से कहता हूं मोलैरिटी क्या है, बच्चे पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आपको क्या सोचना क्या कहना है, एक लाइन लिखना। 1 लीटर सॉल्यूशन में
1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? यही मोलैरिटी है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? यही, एक बार तो हद ही हो गई। बच्चा कहता है बताओ ना कितने हैं। मैंने क्या बोला? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने? यही। तो बच्चा कहता है बताओ ना। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कितने हैं, मैं बता रहा हूं जितने हैं वही। या उल्टा सोचो, अरे मोलैरिटी है 4, मोलैरिटी है मतलब 1 लीटर में 4 मोल है। अरे मोलैरिटी है 2, 1 लीटर में। अब एक छोटा सा करेक्शन करना, आपको बोलना अगर। क्या बोला है? मोलैरिटी है 2 मान लो, मोलैरिटी है 2 मान लो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है मान लो, उसकी मोलैरिटी है 2 मान लो। क्या इसका कंसंट्रेशन 2 मोलर है? क्या इसका फील बोल पाओगे? बोलो। 1 लीटर में 2 मोल। गलत। अगर। क्या बोलना है? बस अगर बोलिए, दुनिया बदल जाएगी, है ना। अगर। क्या बोला है? 1 लीटर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट 2 मोल। इज दिस क्लियर? सर ने क्या बोला? 2 मोल है कि 1 लीटर में 2 मोल है? खरीदने वाले ने 2 लीटर खरीदा तो मोलैरिटी बदल जाएगी। इधर आओ, ये मान लो बेटा, स्टिक नोट है किसी के पास? स्टिक नोट्स, कल से स्टिक नोट्स भी ले आना। बॉटल स्टिक नोट चाहिए कल से। स्टिक नोट समझते हैं? वो जो आप दीवार में चिपका के फालतू में लिखते रहते हैं, कुछ है क्या? बिल हो गई क्या? चलो नेक्स्ट क्लास बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में रखना बेटा, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इसको लिख लेना, 2 मोलर अगर 1 लीटर। ये लिख लिया क्या? पॉइंट बना के लिखते चलना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सारे पॉइंट चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आज शुरू किया है लिक्विड सॉल्यूशन। पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, रेडॉक्स खत्म कर लो। आज और कल का टाइम है, हो सकता है डिस्कशन सैटरडे को रख दूं क्या? सैटरडे को शाम को 4 बजे रख सकते हैं। आज थर्सडे, फ्राइडे, एक दिन का समय है, परसों। वैसे को सैटरडे इतना दूर, अरे लाला आज थर्सडे है शायद, हाँ या ना? ठीक है, थैंक यू सो मच।